आर्यभट्ट कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में 4th दलित लिटरेचर फेस्टिवल अंबेडकर लेखक संघ एवं अन्य संस्थाएं। विषय दलित साहित्य से विश्व शांति संभव है। उद्घाटन दलित साहित्य और विश्व शांति की संकल्पना नेल्सन मंडेला खुला मंच की ओर से। यहाँ आए स्टूडेंट, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, सबसे पहले दिवंगत साहित्यकार ऑन की स्मृति में मौन धारण, उसके पश्चात संविधान की प्रस्तावना मोहिसना द्वारा स्वागत। वी तत्व प्रोफेसर बलाराज सिंहमार प्रोग्राम के मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वक्ता डॉ जयप्रकाश करदम द्वारा दलित साहित्य और बेसिक शांति की संकल्पना, डेमोक्रेसी इंसाफ की रिपोर्ट। जितना एक प्रोफेसर देता तुमने दिए हैं, इस वजह से दिए थोड़ी हैं, दिए हैं जबरदस्त। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens. Justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and to give to ourselves this Constitution. Thank you. आर्यभट्ट कॉलेज के प्रांगण में अम्बेडकर लेखक संघ और आर्यभट्ट कॉलेज, दसम और सभी सहयोगी संगठनों की तरफ से इस कार्यक्रम में, इस महोत्सव में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, जब 2019 में हम लोगों ने पहला दलित साहित्य महोत्सव दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज में की शुरुआत की थी उसकी, तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें आई। हम लोग शुरुआती दौर में थे, सीख रहे थे, कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। और ये हम लोगों का एक विजन था, एक उद्देश्य था कि हम समाज में कुछ थोड़ा सा अलग करने का प्रयास करें, कुछ नया देने का प्रयास करें। अब उसमें हम लोग कितना सफल हो पाए, नहीं हो पाए, ये तो आने वाला समय बताएगा। इतिहास में उसको लोग किस तरीके से देखें। लेकिन हम लोगों की छोटी सी टीम, कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो इसमें दिन रात मेहनत करते हैं। और सोसाइटी, समाज के जो साहित्यकार हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, रंगकर्मी हैं, नाटककार हैं, उन सबको साथ लाकर एक समाज को दिशा और दशा देने का प्रयास करते हैं। मिल बैठकर इस महोत्सव को हम लोग आपके साथ एक एंजॉय करते हैं कि लोग आएँ, अपनी बात कहें, दूसरों की बात सुने। तो इसमें जो हम लोगों का था कि उद्देश्य कि एक जो दलित साहित्य है, वो एक जो मानववादी साहित्य है, वो एक समाज को किस तरीके से समाज की अगुवाई कर सकता है और समाज को एक बेहतर जो मानवतावादी और जो साइंटिफिक दृष्टिकोण जो समाज को दे सकता है, उसकी तरफ हम लोगों ने जाने का प्रयास किया। और आज भी हम लोगों की यही उम्मीद रहती है, यही अभिलाषा रहती है कि हम लोग एक समाज को बेहतर समाज बना पाए। और हमारे जो दलित साहित्य महोत्सव की जो थीम भी है, दलित साहित्य से विश्व शांति संभव है, तो उस सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एक नया रास्ता निकलता है इसके माध्यम से। और ये रास्ता हमें विश्व शांति की तरफ लेके जाता है, हमें उस तरफ लेके जाता है जिस तरफ लोग बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से दलित साहित्य की तरफ देखते हैं, हमारे रचनाकारों की तरफ देखते हैं, हमारे चिंतकों की तरफ देखते हैं। तो उनकी रचनाएं और उनके जो विचार हैं इस मंच के माध्यम से, दलित साहित्य महोत्सव के माध्यम से और विशेषकर चतुर्थ दलित साहित्य महोत्सव के माध्यम से हम सामने लाने का प्रयास करते हैं। और उम्मीद है आप 2 दिन तक हम लोग के साथ रहेंगे और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सब लोग हर तरह से अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं और आपका सहयोग, समर्थन जारी रहेगा। जय भीम। मंच पर बैठे हुए मेरे सभी साथी और आप सब, ये हम सब के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि हम चौथे
दलित साहित्य महोत्सव में एक दूसरे के साथ यहाँ उपस्थित हैं। ये उद्घाटन सत्र है और इसमें कोई लंबे चौड़े व्याख्यान की गुंजाइश नहीं होती और सत्र वैसे भी बहुत देर से चल रहा है, शुरू हुआ है। मैं बहुत कम समय में, कम शब्दों में आज का इस सत्र का या कहिए इस महोत्सव का, फेस्टिवल का जो थीम है, मैं उस पर ही केवल कुछ बातें करूंगा। इस फेस्टिवल का थीम है कि दलित साहित्य से विश्व शांति संभव है। किस तरह संभव है? आने वाले सत्रों में उसी पर हमारे विद्वान वक्ता साथी लोग उस पर चर्चा करेंगे। हम जब विश्व शांति की बात करते हैं तो उसमें विश्व में शांति को भंग करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं या किस किस रूप में अशांति है या संभावित होती है, उन पर विचार करेंगे। और फिर दलित साहित्य उसमें क्या भूमिका निभाता है या निभा सकता है, उस पर बात करेंगे। शांति की आवश्यकता वहां होती है जहां अशांति होती है या अशांति की संभावनाएं होती हैं। दुनिया में अशांति है और ये अशांति कई रूपों में है। जहां शोषण हो, जहां हिंसा हो, जहां कोई एक समुदाय या सत्ता दूसरे समुदाय या सत्ता को दबाना चाहती हो, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती हो, ये सब वहां शांति की जरूरत होती है। आज हम देखते हैं दुनिया में जो एक तरफ एक बहुत बड़ा एक पूंजी का साम्राज्य है और एक तरफ एक बहुत बड़ी संख्या में भुखमरी है। खुद हम भारत में जो बताया जाता है आजकल, जो सरकारी तौर पर भी, कि 80 करोड़ लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त राशन की व्यवस्था की जाती है। इसका मतलब कि 80 करोड़ लोग कम से कम भारत में ऐसे हैं कि जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। तो यहाँ इतनी असमानताएं हैं, ये पूरे विश्व में है। तो ये जो एक तरफ एक बड़ा पूंजी का साम्राज्य, एक तरफ पेट में रोटी का संकट खाने का, वहाँ अशांति गुंजाइश होती है। तो वहाँ कभी भी विस्फोट हो सकता है। ये आतंकवाद दुनिया की एक समस्या है, ये पूरी विश्व की शांति को भंग कर रहा है। ये आतंकवाद भी कई रूपों में है, चाहे उसे हम भले ही एक धार्मिक या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर सकते हैं, कई बार होता भी है, लेकिन कई बार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए भी करता है, अपने विस्तार के लिए भी करता है, तो वो भी एक हिंसा आतंक, ये भी विश्व की शांति को खंडित करते हैं। तो ये दलित साहित्य कैसे भूमिका निभा सकता है, इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा हम जाएंगे कि दलित साहित्य की वैचारिकी का या उसकी वैचारिक चेतना का आधार अम्बेडकरवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाबा साहेब अम्बेडकर को वो अपनी प्रेरणा का, ऊर्जा का, चेतना का, अपने दर्शन का, वैचारिकी का आधार वो अपने 3 गुरु, उन्होंने कहा कि बुद्ध, कबीर और फुले, वो वहाँ से वो वैचारिकी लेते हैं। बुद्ध को
दुनिया का पहला मौलिक चिंतक माना जाता है कि जिन्होंने इस विश्व को हिंसा से मुक्त कर अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसक होना सिखाया। और उसके बहुत सारे उदाहरण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं, इतिहास में मिलते हैं कि जहाँ सम्राट अशोक जैसा, कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत क्रूर थे, हिंसक थे, अंगुलीमाल जो इतना बड़ा डकैत था, क्रूर था, हिंसक था, और वो जैसे ही वो बुद्ध के संपर्क में आते हैं, उनकी वाणी के, उनके विचारों के संपर्क में आते हैं, वो अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक बन जाते हैं और वो दुनिया को अहिंसक बनाने के लिए वो काम करते हैं। तो वो जो अहिंसा का वो जो सूत्र है, वही हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में देखते हैं। हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि बुद्ध के बाद यदि कोई अहिंसा का एक बहुत बड़ा कोई एक तरह का कहिए कि कोई संवाहक या संदेशवाहक कोई हुआ तो महात्मा गांधी हो गए। लेकिन हम ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो गांधी जी से बहुत पहले बाबा साहेब अम्बेडकर अहिंसावादी तरीके से आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी जब दांडी मार्च करते हैं नमक आंदोलन के लिए, वो पहला, उसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, तो पहला सत्याग्रह था, वो 12 मार्च 1930 को करते हैं। लेकिन बाबा साहेब उससे 3 साल पहले 1927 में वो कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए, शायद 1 मार्च को 1927 को, और उसके बाद में फिर वो 12 या 13 मार्च को वो चावदार तालाब में वहाँ पानी के लिए वो सत्याग्रह करते हैं। वो सत्याग्रह यानी वो अहिंसावादी तरीके से आंदोलन, और वो आंदोलन समानता के लिए, मनुष्यता के लिए ये आंदोलन। तो ये एक पूरे एक बहुत बड़ा संदेश कि हम जहाँ जहाँ कहीं भी असमानताएं हैं, जहाँ जहाँ अमानवीयताएं हैं, उन अमानवीयताओं का विरोध या उन अमानवीयताओं को किस तरह समाप्त कर सकते हैं, वो अहिंसा और प्रेम का जो रास्ता है जो बुद्ध ने दिखाया और जिसको बाबा साहेब ने अपने जीवन में उतारा, कि उन्होंने बड़े से बड़ा संघर्ष किया, लोगों से टकराए, लेकिन उन्होंने कभी किसी को ना अपमानजनक शब्द बोला, ना उन्होंने कभी हिंसा का सहारा लिया। वो चुनाव हारे, लेकिन चुनाव में भी कभी अनैतिक साधनों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। इतनी बड़ी नैतिक जिसके अंदर ताकत होती है, वही अहिंसा के मार्ग पर चल सकता है। तो ये जो दलित साहित्य है, ये बाबा साहेब की उसी वैचारिकी, उसी चेतना, उसी ऊर्जा के साथ आगे ला रहा है, और इसमें वो विश्व को इसलिए रास्ता दिखा सकता है कि जितना दलित साहित्य या उस वैचारिकी का साहित्य जितना आगे बढ़ेगा, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि इसमें ये किसी जाति का साहित्य नहीं है, ये दलित कोई जाति का सूचक शब्द भी नहीं है, ये एक वर्ग का सूचक है। और ये बहुत बड़ा वर्ग जो भी दमन के शिकार हैं, शोषण के शिकार हैं, जो वंचनाओं के शिकार हैं, निषेधों के शिकार हैं, जो भी वर्ग रहे हैं, वे सब दलित हैं। तो ये इतना बड़ा समुदाय जब वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी मानवीय समानता के लिए, और वो जब शोषण से मुक्ति के लिए जो आवाज़ें उठाती हैं, ये आवाज़ें और शांतिपूर्ण तरीके से ये आवाज़ें उठती है। इसमें कोई हिंसा का प्रयोग नहीं होता, अस्त्र का प्रयोग नहीं है, कोई हिंसा के लिए प्रेरणा नहीं है। यहाँ जो प्रेरणा है इस साहित्य के माध्यम से केवल ये है कि जहाँ कहीं भी अन्याय है उसका प्रतिकार करना है, और वो प्रतिकार अहिंसक तरीके से ही, जहाँ कितने तरीके से हो, जो भी तो जहाँ जिस रूप में हो सकता है, कि उनका प्रतिकार करना है, प्रतिरोध करना है और अपने आप को स्थापित करना है। हमें अपनी ऊर्जा का, अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करना है। यही तरह साहित्य सिखाता है, ये प्रेरणा सिखाता है। दूसरा, हम इसकी पृष्ठभूमि जो हम देखते हैं कि जो ब्लैक लिटरेचर था, वहाँ पर भी उन लोगों ने जो हिंसा का रास्ता उन्होंने भी नहीं अपनाया था, वो भी जो शोषणकारी जो वाइट्स लोग थे, वो उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, और वहाँ पे कुछ उदार लोग जो वाइट लोग थे वो भी उनके आंदोलन के साथ आए।
हमारे यहाँ पर भी यह है कि कुछ उदार लोग हैं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे भी उदार लोग नहीं है, कैसे उदार लोग हैं, लेकिन उदारता की एक सीमा होती है। दलित साहित्यकार जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनके जो अपने अनुभव हैं, अपनी स्वानुभूतियाँ हैं, और साथ में जो अपने आसपास हमारे इर्द गिर्द जो हम उसका देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, साक्षात कर रहे हैं, तो उन सबको अपने अपने तरीके से विभिन्न विधाओं में अपना एक सृजनात्मक रूप से वो सामने रख रहे हैं, वो पढ़ा जा रहा है, पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन रहा है। और ये जो ब्लैक लिटरेचर से जो प्रेरणा लेकर के हमारे यहाँ जैसे ब्लैक पैंथर था, तो उसके आधार पर हमारा दलित पैंथर आंदोलन हुआ, और उसके वहाँ से फिर ये दलित साहित्य का आंदोलन चला। तो ये जो पृष्ठभूमि एक जैसी, तो वहाँ भी वो शोषण के खिलाफ, असमानताओं के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, तो ये पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। और आज जिसे हम विश्वग्राम कहते हैं, ग्लोबल विलेज कहते हैं, तो उस ग्लोबल विलेज में जो बाजार जिसे आप कह रहे हैं, आज जो दुनिया एक पूरे बाजार में तब्दील हो गई, और तो इसमें भी तो एक शोषण और शोषक और शोषित दोनों के बीच एक अंतर है। तो कैसे शोषण से मुक्ति हो, ये दलित साहित्य का आग्रह है। कैसे असमानताओं से मुक्ति हो, कैसे उत्पीड़न से मुक्ति हो, कहाँ जो डिग्निटी से जो वंचित है, जो मानवीय गरिमा से वंचित लोग हैं, उनको कैसे मानवीय गरिमा मिले। तो जब ये चीज़ें मिलेंगी, गरिमाहीन लोगों को गरिमा मिलेगी, शोषणहीन लोग शोषण से मुक्त होंगे, अन्याय के शिकार लोगों को न्याय मिलेगा, या जो आर्थिक असमानता के शिकार लोग हैं, भुखमरी और गरीबी के, जहां उनको आर्थिक जो आत्मनिर्भरता मिलेगी, जब ये सब चीज़ें होंगी तो दुनिया से ये बहुत सारे संघर्षों की संभावनाएं खत्म होगी, अशांतियों की संभावनाएं खत्म होगी, युद्धों की समानताएं, जो आतंक और हिंसा है, इनकी संभावनाएं खत्म होगी। तो इसलिए दलित साहित्य ये विश्व शांति की संभावनाओं से भरपूर साहित्य है। इसलिए ये पूरी दुनिया में, विभिन्न देशों में, विभिन्न भाषाओं में वो लिखा जा रहा है, अपने अपने तरह से लिखा जा रहा है, उसका अलग अलग नाम उसके हो सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए है, समाजों के लिए है, सभी के लिए है, राष्ट्रों के लिए भी है, कि एक बेहतर दुनिया संभव हो सकती है। और वो बेहतर दुनिया को बेहतर बनाने का काम साहित्य से अधिक और कोई नहीं करता, क्योंकि साहित्य संवेदना की दुनिया होती है, साहित्य मनुष्यता की पाठशाला होती है। साहित्य का और कोई काम बड़ा होता भी नहीं। साहित्य का ये है कि वो एक व्यक्ति को मानवीय बनाए, उसके अंदर से अमानवीयताओं का नाश करे, उनसे उसको उबारे, और उसको कहीं ना कहीं और मानवीय तब होता है जब वो दूसरों के दुख को समझता है, दूसरे की पीड़ा को समझता है, और केवल अनुभव नहीं करता, समझता नहीं है, उसमें भागीदार बनता है, दुखी लोगों को, पीड़ित लोगों को उनसे मुक्त करने के लिए वो प्रयास करता है। जैसा मैंने कहा कि वहाँ अमेरिका में वो वाइट्स लोगों ने किया उन ब्लैक लोग साथ मिल करके, तो वो उसी तरह की हमारे यहाँ भी आवश्यकता है कि वो लोग ये जो दलित साहित्य का जो संदेश है, ये विचारधारा जितनी आगे तक जाए, और जो दूसरे जो सद्भावना रखने वाले लोग हैं, वो केवल सद्भावना ना रखें, केवल सहानुभूति ना रखें, बल्कि अपनी सक्रियता दिखाएं। जब वो धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो मैं समझता हूँ एक दुनिया को बेहतर दुनिया बनाया जा सकता है, और विश्व को एक हिंसा से मुक्त, अशांति से मुक्त, एक शांति का, अहिंसा का एक दुनिया बनाई जा सकती है। मुझे लगता है आज के समय में, आज इस सत्र में इतना